प्रस्ताव 25 जनवरी 2022 शाम 4 बजे। 1 फरवरी को वापस शामिल हो रहा हूं। यह उस ईमेल की विषय पंक्ति थी जो मैंने जनवरी की उस ठंडी शाम को निदेशक मंडल को भेजी थी। उस महीने की शुरुआत में मुझे भारत पे से स्वैच्छिक छुट्टी पर जाने के लिए मजबूर किया गया था, जो कि 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की कंपनी थी, जिसे मैंने पिछले 3.5 वर्षों में अभूतपूर्व गति से कड़ी मेहनत से बनाया था। संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक। पूरी जनवरी धुंधली रही। मैं लगातार एक के बाद एक विवादों से जूझता रहा। फिरौती की कॉल से जो शुरू हुआ वह एक लीक ऑडियो बन गया और फिर लीक हुए कानूनी नोटिस और कोटक बैंक के मनमाने बयान बन गए। जबकि देश आनंद ले रहा था, शार्क टैंक भारत और उद्यमिता की नई लहर का जश्न मना रहा था, जो हर सप्ताह रात 9 से 10 बजे तक देश और लाखों टीवी स्क्रीनों पर तूफान ला रही थी। मैं व्यक्तिगत रूप से एक खूनी बोर्ड लड़ाई लड़ रहा था, जिसका उद्देश्य मुझसे भारत पे का नियंत्रण छीनना था। महीने के आखिरी सप्ताह के दौरान मैं भारत पे में अपने ही सहसंस्थापक, किराए के प्रबंधन और कृतघ्न निवेशकों द्वारा धोखे, विश्वासघात और राजनीति से निपटने में व्यस्त था। एक बार जब मैं तथाकथित स्वैच्छिक अवकाश पर गया तो मुझे पता चला कि भारत पे के मालवीय नगर कार्यालय के ताले बदल दिए गए थे, सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे, मेरे कार्यालय और डेस्कटॉप को तोड़ दिया गया था और बाउंसर वहां तैनात कर दिए गए थे। न केवल घटनाएं बिल्कुल विचित्र थीं, बल्कि इस घोर अतिरेक के लिए स्पष्टीकरण मांगने के लिए बोर्ड को लिखे गए मेरे पत्र पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली गई। जाहिर है मुझे बहुत कुछ निपटाना था, लेकिन फिलहाल मुझे इस बात से राहत मिली कि कोटक के साथ मामला आगे नहीं बढ़ा और कट्टर प्रेस की इसमें रुचि कम हो गई। अब मेरे लिए कार्यालय फिर से शुरू करने और व्यवसाय के विकास के अगले चरण पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है। या जब मैंने कार्यालय में फिर से शामिल होने की सूचना भेजी तो मैंने यही सोचा। 25 जनवरी 2022 शाम 4:52 बजे। घर पर अपने डेस्क पर बैठकर जनवरी की हल्की धूप मेरे कंधों पर पड़ रही थी। मैं उन कई समस्याओं के बारे में सोच रहा था जिन्हें मुझे हल करने की जरूरत थी, खासकर जब हमें यूनिटी एसएफबी में नए अधिग्रहित बैंकिंग लाइसेंस को चालू करना था, जो अब तक दिया गया पहला लाइसेंस था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा एक भारतीय फिनटेक कंपनी को और संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी पीएमसी बैंक के आसन्न अधिग्रहण को पूरा करें। यह वीएसएस या सचिन बंसल नहीं थे, बल्कि अशनीर ग्रोवर थे, जिन्होंने फिनटेक को दिया गया पहला और एकमात्र बैंक लाइसेंस जीता था। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। मुझे यकीन था कि यह कंपनी को और भी अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएगा, लेकिन यह एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी, क्योंकि हमें सबसे पहले 10 लाख जमाकर्ताओं को उनकी पूंजी तक पहुंच प्रदान करनी थी, जो लगभग 2 वर्षों से उनके पीएमसी बैंक खातों में फंसी हुई थी। मेरे इनबॉक्स में एक ईमेल की पिंग आने से मेरी विचार प्रक्रिया टूट गई। इसकी विषय पंक्ति में लिखा है, 11वीं बोर्ड बैठक के लिए संक्षिप्त सूचना। मुझे आश्चर्य हुआ कि बोर्ड को सूचित करने के 1 घंटे से भी कम समय के भीतर कि मैंने कार्यालय फिर से शुरू करने की योजना बनाई है। मुझे भारत पे के कंपनी सचिव से एक मेल भेजा गया, जिसमें मुझे अगले 3 घंटों के भीतर अल्प सूचना पर बोर्ड बैठक बुलाने की सूचना दी गई। हमें रात 8 बजे मिलना था। उसी दिन जूम पर जब मैंने एजेंडा अंकित फाइल पर क्लिक किया तो मुझे एक बड़ा झटका लगा। आइटम नंबर 5 ने मुझे घूर कर देखा। इसमें कहा गया, श्री अशनीर ग्रोवर को 31 मार्च 2022 तक छुट्टी पर रहने की समीक्षा समिति की सिफारिश पर विचार करने और स्वीकार करने के लिए। 25 जनवरी 2022 रात्रि 8 बजे। मेरा नाम अशनीर ग्रोवर है।
मैं नई दिल्ली से जूम पर इस बैठक में भाग ले रहा हूं। मेरे साथ कमरे में कोई और नहीं है। अनिवार्य रोल कॉल अंत में शायद इस बैठक का एकमात्र पूर्वानुमानित हिस्सा था। अध्यक्ष रजनीश कुमार 10 मिनट देरी से शामिल हुए और उनके व्यवसाय का पहला आदेश शार्दुल अमरचंद मंगलदास, शार्दुल अमरचंद और अल्वारेज और मार्शल टीम को आभासी बैठक छोड़ने के लिए कहना था। यदि उन्हें जाना ही था तो उन्हें बोर्ड बैठक में सबसे पहले क्यों आमंत्रित किया गया था? क्या अध्यक्ष को बैठक में आमंत्रितों की सूची की जानकारी नहीं थी? बैठक शुरू होते ही यह कहा गया कि कंपनी की कॉरपोरेट प्रशासन प्रथाओं का आकलन करने के लिए 2 सदस्यीय समिति गठित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। 22 जनवरी 2022 को गठित इस समिति ने 23 जनवरी को लॉ फर्म शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी की सेवाएं ली थीं। बदले में उन्होंने अकाउंटिंग फर्म अल्वारेज एंड मार्शल की सेवाएं लीं। दरअसल अल्वारेज और मार्शल की सगाई को पहली बार 25 जनवरी को बोर्ड के सामने लाया जा रहा था। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मुझे बताया गया कि अल्वारेज और मार्शल पहले ही कुछ कथित प्रारंभिक निष्कर्ष लेकर आए थे। इसके अलावा इन निष्कर्षों के आधार पर, जिनमें से किसी की भी मुझे जानकारी नहीं थी, बोर्ड का प्रस्ताव मुझे अनिवार्य अनुपस्थिति अवकाश पर रखने और एमडी के रूप में मेरी शक्तियों को छीनने का था। कुछ दिनों बाद मुझे मीडिया रिपोर्टों, कुछ कम नहीं, से पता चला कि अल्वारेज और मार्शल की अंतरिम रिपोर्ट 24 जनवरी 2022 की थी। इस मामले में मुझे विश्वास था कि उन्होंने एक के भीतर रिपोर्ट जारी की थी, नियुक्ति का दिन और बोर्ड द्वारा उनकी आधिकारिक नियुक्ति से पहले भी। अपने पूरे करियर में मैंने कभी किसी वकील या अकाउंटिंग फर्म को एक ही दिन में नियुक्त किए जाने का उदाहरण नहीं देखा, तो इन्होंने काम भी खत्म कर दिया एक दिन में। उन्होंने एक दिन में एक रिपोर्ट भी जारी कर दी। यहाँ तक कि मेरी स्तब्ध स्थिति में भी, जब मैं अपने खिलाफ चल रही एक जबरदस्त साजिश के कारण बुरी तरह से निराश महसूस कर रहा था, मैंने एजेंडा आइटम नंबर 5 को बोर्ड द्वारा उठाए जाने और मुझे छोड़ने के लिए कहने से पहले अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मांगा। मैंने समीक्षा समिति की आवश्यकता और संरचना के बारे में आपत्ति जताई और कहा कि यह शेयरधारकों के समझौते और कंपनी के एसोसिएशन के लेखों का अनुपालन नहीं करती है। मैंने यह भी बताया कि कॉरपोरेट गवर्नेंस समीक्षा में केवल मुझे ही नहीं बल्कि पूरी कंपनी को शामिल किया गया था, तो उस तर्क के अनुसार सभी को छुट्टी पर होना चाहिए। अगर मुझे अकेला किया जा रहा था तो क्या मेरे खिलाफ कोई शिकायत थी? लॉ फर्म की नियुक्ति किसके आदेश पर की गई थी? मेरे सवालों का दूसरी तरफ बहरा कर देने वाली खामोशी के साथ जवाब दिया गया। फिर मैंने चेयरमैन रजनीश कुमार को यह कहते हुए सुना, आप अभी कॉल बंद कर सकते हैं क्योंकि हमें प्रस्ताव को वोट के लिए रखना है। मुझे बाद में पता चला कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया था। यह सब दिलचस्प बात यह है कि जब बोर्ड की ओर से मुझ पर किसी गलत काम का आरोप लगाने के लिए कोई संचार नहीं किया गया था और जब तथाकथित समीक्षा का मतलब कंपनी की कॉरपोरेट प्रशासन नीतियों, प्रथाओं और कोड की समीक्षा करना था। 26 जनवरी 2022। एक और ईमेल 25 जनवरी की बैठक का नतीजा। इस बार मुझे 31 मार्च 2022 तक अनिवार्य छुट्टी पर जाने और शासन रिपोर्ट लंबित होने तक कार्यालय नहीं आने या प्रेस कर्मचारियों या शेयरधारकों, व्यापार भागीदारों, ग्राहकों, विक्रेताओं या कंपनी से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत नहीं करने का निर्देश दिया गया था। अच्छे उपाय के लिए मुझे अपना लैपटॉप वापस करने का भी निर्देश दिया गया। ठीक उसी तरह एक यूनिकॉर्न के नए युग के सबसे सफल संस्थापक के रूप में मनाए जाने से लेकर एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मन की बात कहने में विश्वास रखता था,
एक ऐसा व्यक्ति जिसने स्टार्टअप और उद्यमिता को मुख्यधारा की बातचीत में शामिल किया। शार्क टैंक भारत, जिसने अपने निवेशकों के लिए लाखों डॉलर कमाए थे और कर्मचारियों, मुझे अवांछित व्यक्ति बना दिया गया था। जबकि कंपनी के निर्माण में 42 महीनों से अधिक का समय लगा था। पूर्व नियोजित कदम के तहत कुछ ही घंटों में कंपनी को बाहर कर दिया गया। प्रेस, या यूं कहें कि व्यावसायिक समाचार आउटलेट की आड़ में भारत में काम करने वाले टैब्लॉयड एक बार फिर से एक फील्ड डे मना रहे थे। बिना किसी हिचकिचाहट या ईमानदारी के साथ काम कर रहे थे। पुरस्कार के लिए उन्हें दिए गए समाचार प्रकाशित कर रहे थे। धोखाधड़ी की चिंताओं के बीच भारत पे सहसंस्थापक अशनीर ग्रोवर को बर्खास्त कर सकता है। 30 जनवरी की शुरुआत में एक प्रमुख बिजनेस दैनिक ने विकास से परिचित अज्ञात लोगों के हवाले से रिपोर्ट दी थी। यदि यह एक प्रकरण होता शार्क टैंक भारत, मैं शायद यह कहने के लिए प्रलोभित होता, ये सब दोगलापन है, एक ऐसा वाक्यांश जिसने युवा सशक्त भारत की कल्पना पर कब्जा कर लिया। अब शायद मुझे बस इतना कहना चाहिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।